दोस्तों आज का जो वीडियो है सबसे हटके है, क्योंकि ये घटना को आप लोग पूरा देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक माँ अपने 4 साल मासूम बच्चे की जान ले सकती है। जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है जिसे सुनने और देखने के बाद आपके हर उस आदमी से विश्वास उठ जाएगा। कैसे एक मासूम सी लड़की मात्र 14 साल में ही अपने ही परिवार के लोगों को एक एक करके पूरे 6 लोगों को प्रॉपर्टी के लिए जहर देकर मार देती है। ये कहानी है कैरी एंड साइनाइड की, द जोली जोसेफ केस की, जिस पर एक पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री है। आप नेटफ्लिक्स पर चेकआउट कर सकते हैं। To cracking a murder case involving the mysterious death of 6 people in a family over a span of 14 years. तो ये हमारी कहानी के महत्वपूर्ण भूमिका में जोली जोसेफ है। कहानी की शुरुआत भी जोली जोसेफ से ही होती है। जोली का जन्म कोझिकोड से 300 किलोमीटर साउथ में इडुक्की जिले के वाझावारा में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। जोली स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पाली में एक समानांतर कॉलेज में पढ़ाई की। उसके एक क्लासमेट ने पुलिस को ये भी बताया कि वह खुलकर खर्च करने में काफ़ी माहिर थी और गरीबी में जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जोली के माता पिता के लिए ये सब अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि जोली की माँ एक हाउसवाइफ थी और पिता एक किसान थे। ये लोग चाहते थे कि जोली अपने खर्च पर कंट्रोल करे, लेकिन जोली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि कोई भी उसे रोक टोक करे। जोली हमेशा से शौकीन थी और उसे आलीशान जिंदगी जीनी थी। जोली पहली बार 1987 में एक मौसी के गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए कूडा थाई गांव गई थी। तभी वहां उनकी मुलाकात रॉय थॉमस से हुई। एक तरह से कहें तो जोली के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि रॉय फैमिली काफी रेस्पेक्टेड फैमिली थी, जिसकी सोसाइटी में काफी अच्छा नाम भी था। आप लोगों को थोड़ा रॉय के बारे में भी बता देते हैं। रॉय के माता का नाम अनम्मा थॉमस था और पिता का नाम टॉम थॉमस था। रॉय का एक बड़ा भाई और एक बहन भी थी, जिनका नाम था रोजो और रेंजी जोली अनम्मा। रॉय के माता गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी और उनके पिता टॉम भी क्लर्क थे। जोली और रॉय के बीच में प्यार हो जाता है और फरवरी 1997 में उन्होंने शादी कर ली। रॉय की बहन रंजी थॉमस कहती हैं कि जोली हर किसी की पसंदीदा बन चुकी थी। मेरे माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। जोली अपने ससुराल वालों से भी काफ़ी प्यार करने लगी थी, या कहें तो वो काफ़ी सबके करीबी भी हो चुकी थी। हालांकि रॉय को कई बिजनेस में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने पहले रेडीमेड कपड़ों के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम किया और जब वो असफल हो गए तो इंजन ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में फिर से प्रयास किया। वह भी फेल रहा, जिससे कि आर्थिक रूप से उसके परिवार पर निर्भर हो गए। कथित तौर पर परिवार की अनम्मा फाइनेंस के मामले में सख्त थी और हमेशा परिवार का हिसाब किताब रखती थी। 1999 में जोली का पहला बेटा रोमो हुआ। फिर धीरे धीरे 1 साल बीत चुका था। जोली एक दिन अपने परिवार को उसने बताया कि वह बीएड की परीक्षा में शामिल होना चाहती है और एक टीचर बनना चाहती है। जब उसके ससुराल वाले बच्चे की देखभाल करने के लिए सहमत हो गए तो जोली को वह हर छूट मिल चुका था जो वह करना चाहती थी। अब यहीं से रॉय फैमिली में बुरा दिन शुरू हो चुका था। जोली अब हर सुबह घर से जाती और शाम को लौटती। हालांकि पुलिस जांच में यह निष्कर्ष निकला कि वह कभी भी इस तरह के कोर्स में शामिल नहीं हुई थी या पूरा किया ही नहीं था। वह कहां जाती थी यह आज तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक रिपोर्ट्स के अनुसार वह यह है कि 11 या 3 बजे के बीच के आसपास वह राय के पहले चचेरे भाई MS मैथ्यू के करीब आ गई थी, जो कि कोझिकोड से लगभग 30 किलोमीटर ईस्ट में थामरसेरी में एक ज्वेलरी के शॉप में मैनेजर के रूप में काम करता था। पुलिस के अनुसार जोली ने अपनी सास की हत्या करने का फैसला तब किया जब अनम्मा ने उसके ऊपर रोक टोक लगाना शुरू कर दी। उसके हर आज़ादी पर पाबंदी लगाया जा चुका था जो वह करना चाहती थी। उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। पुलिस के रिपोर्ट्स के अनुसार जोली की असली कहानी यहीं से शुरू हो चुकी थी। सितंबर 2002 में जोली ने मटन सूप के कटोरे में साइनाइड की गोली मिला दिया। इसे खाने के तुरंत ही बाद अनम्मा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अनम्मा की मृत्यु को नेचुरल कॉन्सेंस कह के अनम्मा के परिवार वालों ने टाल दिया। ये कहा जाता है कि इनका मौत केवल एक हार्ट अटैक से हुआ है। जोली ने परिवार पर दोबारा से काबू अच्छा खासा कर लिया था। इसके तुरंत ही बाद जोली ने दावा किया कि उसे कोझिकोड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT में गेस्ट लेक्चर के रूप में नौकरी मिल गई है। परिवार के यह सदस्यों का कहना है कि उन्हें एक ID कार्ड याद है जिससे कि
उसकी पहचान एनआईटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट में काम करने के रूप में हुई थी। हालांकि पुलिस जांच में यह निष्कर्ष निकला कि उसने कभी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी पद पर काम किया ही नहीं था। एनआईटी के स्टाफ सदस्यों का कहना है कि वह नियमित रूप से कॉलेज कैंटीन में जाती थी। हालांकि पुलिस को अभी तक इसका कारण पता नहीं चला था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जोली ने अपने ससुर पर दबाव डाला कि वह अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दे और अपने पति का कर्ज चुकाने के लिए उनसे 18 लाख रुपए ले ले। और 2004 में जोली और रॉय का दूसरा बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रोलैंड रखा। फिर सितंबर 2008 में टॉम थॉमस उबला हुआ टैपिओका खाने के बाद पूर्ण रूप से बीमार हो गए, जिसके तुरंत ही बाद वह फर्श पर गिर जाते हैं और उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार जोली अपने ससुर के पास में ही होती है, बट अपने ससुर की कोई भी मदद नहीं करती है। उनकी मृत्यु हो जाती है उस दोपहर। जोली के पास में एक आदमी था, फिर भी उन्होंने मौत को हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का कारण बताया। पुलिस को संदेह है कि 2 सफल हत्याओं ने उसे प्रोत्साहित किया होगा, क्योंकि 3 साल बाद रॉय को जोली के अफेयर के बारे में भी पता चल चुका था। अक्टूबर 2011 में इस बार नंबर था जोली के पति रॉय जोसेफ का। रॉय जोसेफ की लाश उनके बाथरूम में मिलती है। बाथरूम अंदर से लॉक होता है, जबकि रॉय के मुंह से झाग निकल रहा होता है और रॉय ने कुछ ही देर पहले ही कढ़ी चावल खाया था। जोसेफ परिवार में संदिग्ध परिस्थितियों में यह तीसरी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद रॉय के मामा एम मैथ्यू, जो इनके घर के पास में ही रहते थे, रॉय की मौत की पुलिस जांच की बात करते हैं। रॉय जोसेफ का पोस्टमार्टम होता है और सामने आता है हैरान करने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि रॉय को जहर दिया गया था, लेकिन किसने? यह सवाल जवाब करने पर जोली की एक नई बात निकलकर सामने आ जाती है। वह पुलिस को बयान देती है कि रॉय ने कर्ज के कारण आत्महत्या की थी और उसने अपने परिवार से इस बारे में बात न करने और परिवार की इज्जत खराब न हो, इसके वजह से मुझे बताने के लिए मना किए थे। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन उसके बयान के आधार पर जांच बंद कर दी जाती है। जोली ने कथित तौर पर कहानी को दफनाने के लिए अपने राजनीतिक संपर्क का भी इस्तेमाल किया, लेकिन एक व्यक्ति जिसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, वह मैथ्यू था। मैथ्यू एक कप कॉफी पीने के बाद फिर से फर्श पर गिर जाता है। जोली चिल्लाने लगती है, सबको बुलाने लगती है कि मैथ्यू बेहोश हो गए हैं। पड़ोस में रहने वाले लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो जाती है। ये जोसेफ परिवार में चौथी मौत थी और हर बार जोली मौत के वक्त वहां पर मौजूद होती थी। बावजूद इसके कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। वह बाहर ही बाहर मौत का गम मनाती, लेकिन अकेले में खुश होती थी। तकरीबन परिवार के सभी लोग मारे जा चुके थे। सवाल ये था कि आखिर क्यों जोली सबको मौत दे रही थी। यह सवाल का जवाब तो तब पता चलता है जब ये साफ हो पाता कि कातिल आखिर है कौन। लगभग इसी समय जोली टॉम के भाई जकारिया के बेटे साजू जकारिया के करीब हो गई। एक हाई स्कूल टीचर साजू एक अमीर परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी पत्नी सीली के साथ 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। मई 2014 में मैथ्यू की मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद जोली अपने बेटे के नाम पर पूजा रखवाती है। जोली अपने बेटे को लेकर पूजा में शामिल होने के लिए कोडन चेरी में साजू के घर गई। सुबह जल्दी पहुंचकर उसने नाश्ता बनाने में मदद की और फिर अच्छे से उनकी बेटी 2 वर्षीय अल्फीन को खाना खिलाया। इसके तुरंत ही बाद अल्फीन बुरी तरह से बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि अल्फीन की 2 दिन बाद 3 मई को मृत्यु हो जाती है। जोली एक बार फिर से संदेह से बच गई, क्योंकि अल्फीन अस्थमा से पहले से ही बीमार रहा करती थी और जन्म से ही इसका इलाज चल रहा था। आखिरी शिकार अल्फीनी की मां थी। जनवरी 2016 में सीली के साथ एक डेंटल क्लिनिक में रहते हुए जोली ने कथित तौर पर एक गिलास पानी में जहर मिला दिया और उसे पीने के लिए दे दिया। सीली की मौत के बाद किसी ने न तो संदेह जताया और न ही पोस्टमार्टम की मांग की और 1 साल बाद साजू और जोली की भी शादी हो गई। यह जल्दबाजी में की गई शादी ही शक का कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ा था। साथ साथ जैसे ही 2008 में कथित तौर पर टॉम थॉमस द्वारा बनाई गई वसीयत के आधार पर जोली को अपने परिवार की संपत्ति विरासत में मिली, जिसके कारण सवाल पूछे गए। रोजो थॉमस की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मौतों की जांच शुरू कर देती है, क्योंकि एक एक करके 6 लोगों की मौत नेचुरल तो नहीं हो सकती थी।
जोली की जल्दबाजी के वजह से वह खुद पुलिस के घेरे में आ चुकी थी। रोजो अब इस पूरे मामले पर जांच चाहते थे और ऐसे मारे गए 6 लोगों की लाशों को फिर से कब्र से निकाला जाता है। वेल इस उम्मीद में कि उन पे केमिकल एनालिसिस करके कहीं साइनाइड पॉइजनिंग के सबूत मिल जाएं। इस पॉइंट तक यह खबर मीडिया में आ गई थी और आसपास के लोगों तक को काफी कुछ पता लग गया था, क्योंकि वो लोग अपने परिवार के मामले में ऐसे थे कि किसी भी सूरत में कातिल तक पहुंचना चाह रहे थे और मरे हुए लोगों को कब्र को वापस खुदवा रहे थे। बॉडी के निकलने के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक ही बात पता चली और वो थी कि सबकी मौत का कारण केवल साइनाइड ही थी। हालांकि जोली के घर से साइनाइड की बोतलें भी बरामद हुई। अब सारी सबूत केवल जोली के तरफ ही इशारा कर रही थी। पुलिस के पूछताछ करने पर जोली अपनी सारी गुनाह को कबूल कर लेती है, जिसके जवाब में जोली कहती है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। ये साल 2019 की घटना है जब जोली गिरफ्तार हुई, लेकिन आप लोगों को अभी भी कंफर्म कर देना चाहते हैं कि अभी भी यह पूरा तरह से कंफर्म नहीं हो सका है कि इसके पीछे जोली का ही हाथ है और ये केस आज तक जारी है, लेकिन केस चलाया जा रहा है। आप लोगों की इस केस की लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक ऐसी द्वारिका को 1920 में डॉक्टर राव को उनकी टीम के द्वारा खोजा गया। देखना चाहते हैं तो इंड इस पर क्लिक करके जरूर देखें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।